गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं और यह आपका 19वां क्लोज टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 18 क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं और आज आपका ये 19वां क्लोज टेस्ट है। तो चलिए हम लोग आज क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपका क्लोज टेस्ट है। तो देखिए, जैसा कि आपको हर बार कहते हैं कि जब भी किसी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए तो एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए, सरसरी निगाहों से एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए। जब आप उसको पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि वो क्लोज टेस्ट किस बारे में कहा जा, उस क्लोज टेस्ट में क्या कहा जा रहा है, उस क्लोज टेस्ट का टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। अगर क्लोज टेस्ट प्रेजेंट टेंस में है तो मैक्सिमम ऑप्शन आपका प्रेजेंट टेंस वाला होगा, और अगर वो क्लोज टेंस पास्ट टेंस में है तो मैक्सिमम ऑप्शन आपका पास्ट टेंस वाला होगा, ठीक है। तो ये काम कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक बार खुद से इसको बनाकर देखिए, एक बार ट्राई करके आप देखिए, और उसके बाद जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब आप देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको एक बार सॉल्व करके देखिए। आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है, हम इसको पार्ट वाइज पार्ट में, थोड़े थोड़े पार्ट में करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इन ब्रिटेन द डैश इज वेरी वराइड, लिखा हुआ है इन ब्रिटेन द डैश इज वेरी वराइड। सबसे पहले देखिए वराइड लिखा हुआ, वराइड का अर्थ होता है डिफरेंट टाइप का, अलग अलग, इसका अर्थ होता है डिफरेंट टाइप का, अलग अलग। तो कह रहा है कि ब्रिटेन में, जब आप इसको पढ़े होंगे तब आपको पता होगा कि ब्रिटेन में जो कैसा मौसम है उस मौसम के बारे में ये बात किया जा रहा है। इस पैसेज में ब्रिटेन के मौसम के बारे में बात किया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इन ब्रिटेन, तो देखिए इन आपका प्रीपोजिशन है और ब्रिटेन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर द लिखा हुआ है, आपको पता है कि द आपका आर्टिकल होता है, तो कहीं भी अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो उसके बाद हमेशा एक नाउन का यूज किया जाता है, आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन आता है। तो इस ब्लैंक में हमको एक नाउन चाहिए, ठीक है। अब नाउन चाहिए तो देखिए ये यहाँ पर वेदर लिखा हुआ, वेदर आपका कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कंजंक्शन तो यहाँ हो ही नहीं सकता है। अब या तो एटमॉस्फेयर होगा, वेदर होगा या क्लाइमेट होगा। तो सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेयर कहा जा रहा है। अब जब आप इसको पढ़िएगा तो इस एटमॉस्फेयर कभी भी अलग अलग टाइप का नहीं होता है, एटमॉस्फेयर एक ही टाइप का होता है, इसीलिए आपका एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अब या तो क्लाइमेट होगा या नहीं तो वेदर होगा। क्लाइमेट और वेदर में अंतर समझिए कि क्लाइमेट जो होता है एक बड़े रीजन में, जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, मौसम होता है, मौसम का पाया जाना एक बड़े रीजन में उसको क्लाइमेट कहते हैं, और वेदर कहा जाता है एक छोटे रीजन पर जो मौसम होता है उसको हम लोग वेदर कहते हैं। आप सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज करने का मतलब पूरी दुनिया का क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। और वेदर में परिवर्तन जो होता है वो तुरंत हो सकता है, अभी कुछ देर पहले बारिश हो रही है, कुछ देर के बाद धूप हो जाए, वेदर में ये होता है। लेकिन क्लाइमेट में जो चेंजिंग आता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसको होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटेन एक छोटे जगह के बारे में बात हो रही है, तो क्लाइमेट नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। तो पहला का आंसर आपका क्या होगा, वेदर। सबसे पहले देखिए ये जो वेदर लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो वेदर है ये आपका कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर किसी सिचुएशन को लेकर आप सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, तब वहां पर हम लोग वेदर का यूज करते हैं। और अगर किसी सिचुएशन को लेकर आप सर्टेन हैं तब वहां पर दैट का यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं,
देखिए हमने दो सेंटेंस लिखा है। हमने लिखा है आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल हेल्प मी, कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूं कि वह मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। और यहां लिखा हुआ है आई एम श्योर दैट ही विल हेल्प मी, मैं श्योर हूं कि वह मेरी मदद करेगा। तो देखिए अगर वो श्योर नहीं है तो ये जो सिचुएशन लिखा हुआ ये अनसर्टेन हो गया। तो अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी की बात होती है तब वहां हम लोग वेदर का यूज करते हैं, और अगर कोई सिचुएशन आपका श्योर है जिसके बारे में आप सर्टेन हैं तब उसके लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो ये वेदर और दैट में यही अंतर पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। वेदर और दैट में यही अंतर है कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर श्योर हैं तब वहां आप दैट का यूज कर दीजिए, और अगर किसी सिचुएशन को लेकर आप श्योर नहीं हैं तब वहां वेदर का यूज कर दीजिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहां पर देखिए ये जो आपका लिखा हुआ इज लिखा हुआ है ये आपका बी वर्ब है और ये यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। बी वर्ब का यूज जब भी मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तब उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है, और कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो देखिए ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और इस लिंकिंग वर्ब के बाद देखिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है। इस लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है, और ये एडजेक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज हुआ है। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब का यूज हुआ है। तो ये आपका लिंकिंग वर्ब है। बी वर्ब का यूज जब मेन वर्ब के रूप में होता है तब उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वॉज वर्ड जो होता है उसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तब उसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, और लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। तो ये जो वराइड लिखा हुआ ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। वराइड का अर्थ होता है अलग अलग टाइप का, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर एक एडवर्ब आया है। ठीक है, तो सब चीज को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है पीपल नेवर नो डैश इट विल बी लाइक द नेक्स्ट डे। कह रहा है सबसे पहले यहां पर देखिए ऑप्शन जब देख रहे हैं तो जब आप ऑप्शन देखिएगा तो सारा का सारा ऑप्शन WH वर्ड है, सारा का सारा ऑप्शन WH वर्ड है। इस WH वर्ड जो होता है वो आपका एडवर्ब भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये वाला देखिए, ये वाला आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो विच लिखा हुआ है ये विच आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये सब का सब आपका एडवर्ब है। ये जो लिखा हुआ है ये सब का सब आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, और ये विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब समझिएगा कोई भी सॉरी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन बिना एंटीसीडेंट का नहीं आता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर व्हिच लिखेंगे तो इसका एक एंटीसीडेंट होना चाहिए, और एंटीसीडेंट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। वर्ब कभी भी एंटीसीडेंट नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। ये जो व्हिच लिखा हुआ है ये व्हिच वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अब ये हाउ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, पीपल नेवर नो, लोग कभी जान ही नहीं पाते हैं। इट विल बी लाइक द नेक्स्ट डे, कि अगला दिन क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा। अब हमको इसी में पता करना है। तो देखिए शुरू में क्या कहा गया था कि ब्रिटेन में जो है वहां का मौसम क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो अलग अलग प्रकार का होता है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगला दिन कब होगा। क्या लोग ये नहीं जानते हैं कि अगला दिन कब होगा? बिल्कुल जानते होंगे। तो व्हेन का रिप्लाई गलत हो गया। अगला दिन क्यों होगा, वाई का मतलब क्यों, अगला दिन क्यों हो गया, ये तो इलॉजिकल हो गया। अगला दिन कैसा होगा, यदि कहीं पर मौसम बहुत उलट फेर वाला होता है तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि अगला दिन कैसा होगा, बारिश होगी, धूप होगा, कैसा होगा। तो अगला दिन कैसा होगा, तो यहाँ पर आपका क्या चाहिए, हाउ चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात समझिए, देखिए ये जो नेवर लिखा हुआ है ये नेवर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, ये सब आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज मेन वर्ब के पहले किया जाता है। देखिए ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, देखिए ये जो लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक आपका यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। तो अगर कहीं भी कोई लाइक आपका वर्ब का भी काम करता है और लाइक आपका प्रीपोजिशन भी होता है, यहाँ पर लाइक आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। लाइक जब वर्ब का काम करता है तब उसका अर्थ होता है पसंद करना,
आई लाइक यू, ही लाइक्स मी, लेकिन जब ये प्रीपोजिशन का काम करता है तब उसका अर्थ होता है के जैसा। तो ये लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और कोई भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता है। तो ये जो यहाँ पर द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और एक चीज आपको बतलाते आ रहे हैं कि प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट जब आपस में मिलता है तो ये या तो एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब समझिए, अभी हमने बतलाया कि बी वर्ब का यूज जब मेन वर्ब के रूप में होता है तब उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बी वर्ब आपका मेन वर्ब है, ये जो बी वर्ब लिखा हुआ ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव आया है, ये दोनों मिलकर एक एडजेक्टिव आया है। तो इसका मतलब ये क्या होगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये बी वर्ब आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद यहाँ पर क्या आ गया, एक एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, सब चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है द समर इज डैश देन द विंटर। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि समर जो है विंटर से डैश होता है। अब देखिए ये समर और विंटर जो है वेदर की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है। तो ये हेवियर तो कभी नहीं हो सकता है, हेवी तो हो नहीं सकता है, ये कोई थिंग नहीं है जो कि हेवी होगा। ये तो आपका हेवियर गलत हो गया। स्ट्रॉन्गर भी आपका गलत हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर आपका गलत हो जाएगा। अब या तो कोल्डर होगा या नहीं तो वार्मर होगा। कहीं भी किसी भी जगह पर समर जो होता है कभी भी विंटर से कोल्डर हो ही नहीं सकता। विंटर हमेशा ही कोल्डर होता है और समर हमेशा ही क्या होता है, वार्मर होता है। तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, वार्मर ही होगा। कि समर जो है वो वार्मर है किसके तुलना में, विंटर की तुलना में। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए एक कंजंक्शन है, ये बट आपका यहां पर ये कंजंक्शन है, ये जो बट लिखा हुआ है ये आपका कंजंक्शन है। एक सेंटेंस इधर है और दूसरा सेंटेंस इधर है। बट आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कंट्रास्ट को शो करता है, यानी कि इधर जैसा लिखा गया होगा उसके अपोजिट इधर होगा। ठीक है ना, कंट्रास्ट इसी को कहते हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है दो अपोजिट क्वालिटी को बतलाना। तो इधर जैसा होगा उधर जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है, यहां कह रहा है कि समर जो है वो वार्मर होता है विंटर की तुलना में, बट इवन डैश समर द एवरेज टेम्परेचर इज ओनली 16 डिग्री सी। अब देखिए कह रहा है कि इवन डैश समर, तो समर है तो समर के साथ क्या आएगा, हमको यही सोचना है। तो समर के साथ आपका क्या आता है, इन आता है। समर विंटर ये सब लिखा होता है तो उसके साथ हमेशा इनका ही यूज किया जाता है। ठीक है ना, उसके साथ इनका यूज किया जाता है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और समझिए, कह रहा है द एवरेज टेम्परेचर। अब यहां पर देखिए द एवरेज टेम्परेचर, ये जो लिखा हुआ है द एवरेज टेम्परेचर, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। टेम्परेचर लिखा हुआ है तो टेम्परेचर आपका क्या है, सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। हैज अगर होगा तो हैज के बाद V3 का यूज किया जाता है, V3 कहीं भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये दो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब या तो वॉज होगा या इज होगा। तो आप गौर कीजिएगा, पूरा का पूरा पैसेज प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, पूरा का पूरा पैसेज प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया, देखिए यहाँ भी इज लिखा हुआ है, आगे भी देखिएगा, सब जगह देखिएगा प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया तो वॉज गलत हो गया, आपका इज हो जाएगा। कह रहा है the summer is warmer than the winter but even in summer the average temperature is only 16 डिग्री से। कह रहा है कि समर जो है वो गर्म होता है, विंटर की तुलना में गर्म होता है, लेकिन समर में भी एवरेज टेम्परेचर, गर्मी होने के बावजूद भी एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री तक ही रहता है। ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। आगे देखिए, समटाइम्स द सन कीप्स डैश। अब देखिए ये कीप जो वर्ब है, कीप वर्ब जो है इसके बाद V4 का यूज किया जाता है, और सबका सब आपका V4 ही है। बस केवल ये सनी एडजेक्टिव लिखा हुआ, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये सनी जो है आपका एडजेक्टिव है, ये नहीं हो सकता है। अब आपका ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, देखिए कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि सूरज जो होता है वह डैश करते रहता है। फिर देखिए यहां पर बट लिखा हुआ है, और बट अभी बतलाया आपको, बट कॉन्ट्रास्ट शो करता है, इधर जैसा है उसका अपोजिट इधर होना चाहिए। तो देखिए इधर क्या कह रहा है,
एट अदर टाइम्स द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स। कह रहा है कि दूसरे समय क्या होता है कि आकाश में बादल छा जाते हैं। तो इधर कह रहा है आकाश में बादल छा जाते हैं, तो इसका मतलब इधर आसमान साफ होना चाहिए। तो साफ होना चाहिए, कब होगा आसमान साफ? जब सूरज चमकेगा तभी। तो इसका मतलब चमकने की बात होगी, तो आपका क्या होगा? शाइनिंग होगा। कभी कभी क्या होता है कि सूरज जो होता है वो चमकता रहता है, लेकिन दूसरे ही समय में, अदर टाइम, दूसरे ही समय में द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, आसमान जो है बादलों से क्या होता है? भर जाता है। एंड इट स्टार्ट्स डैश। स्टार्ट देखिए, स्टार्ट अगर कहीं लिखा होता है तो स्टार्ट के बाद, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी स्टार्ट लिखा होता है तो स्टार्ट के बाद दो ही चीज का यूज होता है। स्टार्ट के बाद या तो V4 का यूज होता है या नहीं तो 2+V1 का यूज होता है। स्टार्ट के बाद या तो V4 का यूज होगा या नहीं तो 2+V1 का यूज होता है। V1 तो नहीं आता है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। V5 नहीं आता है, ये वाला गलत हो गया। या तो, और पास्ट में तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये वाला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कह रहा है कि द क्लाउड एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बादल और बारिश होने लगती है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि इन विंटर, कह रहा है कि गर्मी जाड़ा के मौसम में क्या होता है? इट इज समटाइम्स टेरिबली डैश। कह रहा है कि विंटर में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि टेरिबली, टेरिबली का यूज हमेशा निगेटिव सेंस में किया जाता है। टेरेबल मतलब होता है डरावना, भयानक, ठीक है ना, भयानक, ये निगेटिव सेंस है। तो अगर ये निगेटिव सेंस का एडवर्ब है तो ये किसी निगेटिव सेंस के एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करेगा। तो निगेटिव सेंस का एडजेक्टिव क्या है? चिल्ड। कूल जो होता है पॉजिटिव सेंस का होता है। एडजेक्टिव हमको चाहिए, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, तो अगर एडजेक्टिव चाहिए तो कूलर गलत हो गया, चिल गलत हो गया, ये दोनों तो गलत हो गया। तो या तो चिल्ड होगा या नहीं तो कूल्ड होगा। कूल का मतलब होता है अच्छा, पॉजिटिव सेंस, लेकिन चूंकि यहाँ पर चिल टेरिबली लिखा हुआ है और ये निगेटिव सेंस का एडवर्ब है, तो ये निगेटिव सेंस के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। तो आपका क्या होगा? चिल्ड। कह रहा है कि विंटर में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेरिबली चिल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्पेशली इन द नॉर्थ टू द कंट्री, खास करके देश के उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये कहा जा रहा है। उसका देखिए, द टेम्परेचर डैश बिलो 0 डिग्री सी। अब देखिएगा, कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर द टेम्परेचर आपका सब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमको वर्ब चाहिए। V3 जो होता है बिना हैज हैव हैड के कभी मेन वर्ब का काम करता ही नहीं है। V3 हैज हैव हैड के बिना मेन वर्ब का काम करता ही नहीं है। V4 भी कभी भी हैज हैव हैड के बिना मेन वर्ब का काम करता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? V1 चाहिए, लेकिन ये देखिए फेल आपका V2 लिखा हुआ है, फॉल, फेल, फॉलन, तो ये V2 लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में जाएगा ही नहीं, पूरा का पूरा क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सी। कह रहा है कि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सी से नीचे चला जाता है। एंड डैश इज ऑफन स्नो एंड आइस। अब देखिए यहाँ पर एंड आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन के पहले एक सेंटेंस, कंजंक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस, और इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट चाहिए। देयर आपका पॉजिटिव केस है, ये जो देयर लिखा हुआ है, ये देयर आपका पॉजिटिव केस है, कभी भी नाउन के बिना आता ही नहीं है। ये देयर आपका पॉजिटिव केस है, नाउन के बिना नहीं आता ही, ये गलत हो गया, ठीक है ना। टोटल आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, तो ये टोटल आपका गलत हो गया, ठीक है ना। अब या तो ऑल होगा या देयर होगा। ऑल के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन वर्ब देखिए वहां सिंगुलर है, तो ऑल गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? देयर। देयर इज ऑफन स्नो एंड आइस, ये होता है। कह रहा है कि इतनी ठंड होती है, टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, और इतनी ठंड होती है कि हर जगह स्नो और आइस बिखरा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान था, ये क्लोज टेस्ट, आपका क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान था, सबसे बनना चाहिए, 10 में से 10 वाला है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्लोज टेस्ट था, यही वाला आपका ये आंसर है। तो ये आपका एक क्लोज टेस्ट था। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन अगला क्लोज टेस्ट लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।